नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भूपेंद्र दुबे। बस्तर बदल रहा है। हम आपको लगातार ये चीज़ें बता भी रहे हैं और उन लोगों से समझने की कोशिश भी कर रहे हैं जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ की निगहबानी की है, बस्तर में या छत्तीसगढ़ में नक्सल को पनपते हुए देखा है, उसको बढ़ते हुए देखा है। अब उसको रोका जा रहा है, तो उस पर नज़रिया क्या है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत्त डायरेक्टर जनरल पुलिस डीएम अवस्थी साहब हैं। उनसे समझेंगे कि 31 मार्च 2026 की जो लाइन रखी गई है उसे वो किस नज़रिए से देखते हैं। सर, एक डेडलाइन रख दी गई, नक्सल खत्म कर देंगे। खत्म शब्द पूरा हो जाएगा सर? देखिए, जिस प्रकार से अभी वर्तमान में पिछले 1.5 साल से देखें या पिछले 10 साल को देखें, तो जिस तरह से माओवाद पर छत्तीसगढ़ में और बाकी प्रदेशों में जैसे झारखंड है और उड़ीसा विशेष रूप से यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ हुई हैं सुरक्षा बलों के द्वारा, वो लगातार नक्सलियों को दबाव में ला रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि और पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ऑपरेशंस चलाए गए हैं और सफलताएं मिली हैं, मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी का जो ये दृढ़ विश्वास है कि नक्सलवाद मार्च 26 तक समाप्त होगा, इसमें काफ़ी हद तक यथार्थ और वास्तविकता है। जिस दृढ़ता से कहा गई कि जब तक आज से 10 साल 15 साल पहले की बात अगर मैं आपको बताऊं जी, तो कभी कोई ये नहीं सोचता था कि नक्सलवाद कभी समाप्त होगा। मैं आईपीएस में जब आया था तो हम लोग की नौकरी शुरुआत में हम पंजाब गए। उस समय पंजाब प्रॉब्लम थी और हमें खुद जो आईपीएस में आ गए थे, 1 साल हुआ था, अमृतसर में मैं था करीब 1 महीने तक। और उस समय केपीएस गिल साहब एडिशनल डीजी हुआ करते थे, उनका हेडक्वार्टर अमृतसर था, रिबेरो साहब डीजीपी थे। तो हम लोग को वो जब कहते थे कि पंजाब प्रॉब्लम समाप्त हो गई, आतंकवाद खत्म होगा, तो हमें विश्वास नहीं होता। लेकिन वो कहते थे कि होगा। हम भी बड़े हैरानी से देखते थे कि ख़त्म 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। मुझे अभी भी याद है कि रिबेरो साहब ने हम लोग की मीटिंग में कहा था कि मेरे समय में नहीं, लेकिन केपीएस गिल के समय में ये समाप्त हो जाएगा मेरे बाद। और वास्तव में ऐसा ही हुआ कि पंजाब आतंकवाद से निकल गया। नक्सलवाद के साथ भी ऐसा है कि ये सन 60s से चला हुआ आंदोलन है अपने देश में। और पिछले 10 साल पहले हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, 2014 तक की मान लें, तब तक कोई ये कहता नहीं था कि नक्सलवाद समाप्त होगा। अब कम से कम सब लोग बोलते थे चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, सब हम लोग भी बोलते थे, पुलिस वाले भी। लेकिन आज भारत के गृह मंत्री अगर ये कह रहे हैं कि नक्सलवाद 31 मार्च तक समाप्त होगा, तो इसमें पहली बात तो ये है कि ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। जब डेडलाइन बनेगी तभी ऑपरेशंस की गति उसी हिसाब से बढ़ेगी। नहीं तो सब लोग सोचते रहेंगे कि लंबे समय तक, अब पता नहीं 5 साल चलेगा, 10 साल, लेकिन उन्होंने डेडलाइन फिक्स की और उसकी दिशा में काम हो रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि अभी जो बचे हुए करीब 6-7 महीने हैं, इस दौरान ऑपरेशंस जिस गति से पिछले साल में हुए हैं, अगर 6-7 महीने में होंगे तो निश्चित रूप से वो उसी दिशा को प्राप्त होगा नक्सलवाद जो पंजाब में आतंकवाद था। किसी भी तरह की जो टेररिस्ट प्रॉब्लम्स हैं या जो सेशनिस्ट चीज़ें होती हैं, वो धीरे धीरे जन्म लेती हैं और धीरे धीरे समाप्त होती हैं। ऐसा क्योंकि ये इस तरह की समस्याएं हैं जो बहुत सारे रीजंस को लेकर होती हैं, तो ये भी ख़त्म की ओर है, मैं ऐसा मानता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 31 मार्च 26 तक, जो 4 महीने प्लस माइनस लेकर के गृह मंत्री जी ने नहीं कहा था, उन्होंने 2 साल पहले ये बात कही थी। लेकिन एक आशावाद ही नहीं है, वो एक लक्ष्य है जो कि सुरक्षा बलों को, राज्य सरकार को, केंद्रीय बलों को निर्धारित किया गया है। आप इस टाइम फ्रेम में काम करें, और उस टाइम फ्रेम में अभी तक जो काम हुआ है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और मुझे लगता है कि सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा हुआ है और निश्चित रूप से वो 31 मार्च 26 में हम इस स्थिति में होंगे, क्योंकि जिन इलाकों में कभी पुलिस सुरक्षा बल जा नहीं पाते थे, वो पिछले 10 सालों में गए हैं, वहाँ पर सुरक्षा बल का डोमिनेशन हुआ। तो मुझे तो ये लगता है कि ये वाकई में
नक्सलवाद का जो ये मिलिट्री रेडिकल विंग है, इस पर जो प्रहार है, और वही उनकी ताकत है। अब ताकत सिर्फ वही है कि जो मिलिट्री है, पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA, उसी के भरोसे नक्सलवाद चल रहा है। तो अगर उस पर प्रहार कड़ा हो गया तो वो अपने आप ही खत्म हो गया। सर, एक चर्चा अभी आपसे हो रही थी, आपने बताया कि 2 थाने में नक्सल था आपके छत्तीसगढ़ में, जब आपने देखा और लगातार आप एक लंबे समय तक नक्सल ऑपरेशन को देखे हैं। सर, जो बार बार ये बातें कही जाती हैं कि गांव वालों से गांव वाले ही, इसमें कितनी सच्चाई है सर? क्या सचमुच ये नक्सलवाद उन गांवों से पोषित होता है या डर है? देखिए, इसमें अगर हम पहले बैकग्राउंड में जाएं तो 89 में सर, मध्य प्रदेश जब हुआ करता था, छत्तीसगढ़ नहीं था, छत्तीसगढ़ उसका हिस्सा था, तो बस्तर जिला जो था वो एक अकेला जिला था, बस्तर। उसमें कोई और जिले नहीं थे। अभी बस्तर में 7 जिले हैं। तो बस्तर का जो आउटर मोस्ट आंध्र प्रदेश से लगा हुआ इलाका था, जिसमें 3 थाने उस जमाने में होते थे, कोंटा, गोलापल्ली और किस्टारा। अभी भी वो थाने हैं। ये 3 थानों में नक्सलवाद था। चूँकि ये बिल्कुल अब तेलंगाना और उस समय का आंध्र प्रदेश उसके बिल्कुल बॉर्डरिंग एरिया में थे, तो 2-5 किलोमीटर आते जाते जितने भी इंटर स्टेट गैंग्स होते हैं, चाहे डकैतों के हों चाहे स्मगलर्स के हों, वो हमेशा बॉर्डर का सहारा लेते हैं। तो माओवाद जो है उसी इलाके में घूम रहा था। लेकिन जिस तरह से आंध्र प्रदेश में सुरक्षा बलों ने, ग्रे हाउंड्स ने, और जो आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऑपरेशंस चलाए और उनके दबाव बना, तो ये इधर को बढ़ते गए। और उन्होंने धीरे धीरे 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना, मैंने 89 में 3 थानों में नक्सलवाद को देखा है, क्योंकि उस वक्त पहली बार मध्य प्रदेश में नक्सलियों ने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि हम तेंदुपत्ता पॉलिसी का विरोध करेंगे। उस समय मध्य प्रदेश सरकार ने नई तेंदुपत्ता नीति लाई थी, और उसके विरोध में माओवादियों ने कहा था कि ये, क्योंकि तेंदुपत्ता अभी भी और पहले भी क्या था कि वो जो लोकल व्यापारी हैं उनके माध्यम से गांव वाले तोड़ते और वो उनको पैसा देते। तो नक्सलवादियों के खिलाफ नई नीति आई कि सरकार के जो सेक्शन है, जो फड़ बनेंगे और सरकार खरीदेगी, सरकार ही बेचेगी, माओवादियों ने इसका विरोध किया। और उस समय पहली बार उन्होंने एक कॉल दिया और काफ़ी बड़ा उसका असर भी दिखाई दिया, क्योंकि कोंटा में उस समय रमन्ना, जो कि अभी उनकी डेथ हो गई है, लेकिन वो दंडकारण्य जोनल कमेटी के चीफ रहे बहुत सालों, ये उनकी शुरुआत थी। और रमन्ना दलम के नाम से वो कोंटा में ऑपरेट करते थे, तो उनका असर था, क्योंकि गाँव में असर फैल गया। 95 में मैंने नारायणपुर और बीजापुर के क्षेत्र में जो अभी है, और सुकमा में, तीनों जिलों में और दंतेवाड़ा में उसको काफ़ी जड़ जमाते हुए देखा। और 2000 में, क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश में थे तो हम उधर चले गए जब ट्रांसफ़र हो गए। 95 में मैं बिलासपुर में कुछ महीनों के लिए था, तो हमारी बटालियन वहाँ लगी हुई थी। तो मैंने तब उसको महसूस किया वहाँ जब मैं गया कि नक्सलवाद उन इलाकों में आ गया जहाँ पहले नहीं था। और 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना और मैं मध्य प्रदेश से इधर आया, तो मैंने देखा कि बलरामपुर जो सरगुजा का एरिया है और पूरा बस्तर बल्कि कांकेर तक नक्सलवादियों की पकड़ मजबूत हो चुकी थी। और उड़ीसा के बॉर्डर होने के कारण गरियाबंद के भी कुछ इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में उनकी पकड़ थी। तो इस प्रकार से नक्सलवाद अगर देखें छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के संदर्भ से देखें, तो करीब 10 साल में वो काफ़ी आगे तक बढ़ के आ गया। और बालाघाट, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र नागपुर से लगा हुआ था, थोड़ा बहुत वहाँ पर असर था। बाकी मध्य प्रदेश में कहीं नक्सलवाद नहीं था। आज भी अगर छत्तीसगढ़ बनने के बाद देखें तो बालाघाट और मंडला में थोड़ा और ज़्यादा असर उसका बस्तर के इलाकों में ही था। तो ये आपने जो प्रश्न पूछा कि जनता के द्वारा और जनता ही, देखिए जो माओवाद की बेसिक उत्पत्ति है वो ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन के कारण है। जहाँ भी बंगाल से लेकर के और आंध्र प्रदेश और जो भी इलाकों में, बिहार में और बंगाल में, MP में, यानी कि आंध्र प्रदेश से आया हुआ MP में था, इन इलाकों में नक्सलवाद पनपा इसीलिए कि वहाँ पर जो डाउन ट्रॉडन थे, जो गरीब लोग थे गाँव के, ये एग्रेरियन एजुटेशन कहना चाहिए इसको, पीजेंट मूवमेंट,
कि इनको ना तो सही मजदूरी मिल रही थी और ज़मींदारी प्रथा थी उस वक़्त 60-70 में, और लोग जो है उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उनको खाने को नहीं था, सारी मेहनत करते थे गरीब लोग, उनकी ज़मीनें गिरवी रख जाती थी, ज़मीनें फिर कब्जे में चली जाती थी, वो जो ज़मीन के मालिक थे वो मजदूर बन गए। ट्राइबल एरिया जो हमारे यहाँ का है, मध्य प्रदेश का जो ये एरिया था बस्तर का, ट्राइबल में भी ट्राइबल प्रोड्यूस के भरोसे और बहुत कम नीड्स में आदिवासी लोग, क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं, ना तभी था ना अभी भी, वर्तमान में काफ़ी कुछ सरकार ने किया है, लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ 90 में, मैंने खुद उसको देखा है कि कुछ बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, लकड़ी ले आए, कुछ महुआ बिल लिया, कुछ और तेंदुपत्ता कर लिया, बहुत छोटी आय से वो ट्राइबल लोग वहाँ पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन एक्सप्लॉइटेशन जो था सरकार के तंत्र का, फॉरेस्ट लॉ जब चेंज हुए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको एक्सप्लॉइट करने लगा, पुलिस का सिपाही तो उनको कभी कोई बात हो गई तो उनको पकड़ने दौड़ पड़ा, और डेवलपमेंट नहीं था, सड़कें नहीं थी, बहुत कम स्कूल था, अस्पताल नहीं के बराबर थे, अगर थे भी तो वहाँ कोई था नहीं। तो इस प्रकार जब वातावरण जो था जहाँ पर कि एक तरफ आज़ादी के इतने सालों तक एक्सप्लॉइटेशन ही एक्सप्लॉइटेशन दिख रहा था और कोई आशा की किरण नहीं थी, तो माओवादियों ने ब्रेन वॉश करके अपने विचारधारा को यहाँ पर लाया कि ये जो सरकार है, ये आपने जो लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार है, ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकी, हमारी जनताना सरकार जिसको वो नाम देते हैं और पीपल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये जब आएगी तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। इस विचार को उन्होंने प्रचारित किया तो उन्हें उसका संरक्षण मिला और वो उनकी पैठ हमारे यहाँ के इलाके के गाँव में होती गई। उन लोगों ने कुछ दवाएं दे दी, कुछ और मदद कर दी, कहीं स्कूल चला दिए, कुछ उनके जो लोकगीत थे उनसे प्रभावित होकर, और अल्टीमेटली जो ऑप्रेस्ड करने वाले लोग थे, फॉरेस्ट गार्ड, सिपाही, उनको नक्सलियों की धमकी के कारण उनको सुरक्षा मिली उस समय। तो गांव वालों को लगा कि ये हमारे सही हितैषी हैं, मददगार हैं, तो उन्होंने उनको शरण भी दी और उनके साथ भी हो लिए। लेकिन लंबे समय तक जंगल की लड़ाई लड़ने के बाद अब लोगों को लगा कि सच में विकास तो इस प्रकार के खून खराबे से नहीं आ सकता है, और अब इसलिए अब जो हम देखते हैं पिछले कुछ सालों में, अगर हम ये 10 साल को देखें तो अब ये माओवाद, ये 15 साल पिछले देखें तो माओवाद अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो वो केवल भय का वातावरण निर्मित करके अपनी जगह बनाए हुए कि अगर तुम नहीं मानोगे तो हम तुमको मार देंगे, किसी को मार दिया, किसी को कर दिया, क्योंकि अब जो गांव वालों का उनका सपोर्ट था, जिस प्रकार से विचारधारा को सपोर्ट था, वो काफ़ी कम हो गया है। और अब ये विचारधारा से हटकर एक जो भय की, जिसको आतंक का वातावरण कहते हैं, वो उसके कारण उनके इलाकों में था, क्योंकि जिन जिन इलाकों में सुरक्षा बल गए और कैंप लगे, वहाँ से लोगों ने, माओवादियों का भी आना खत्म हो गया और लोगों ने भी उनसे वास्ता तोड़ लिया। तो मैं कह सकता हूँ कि जो कभी विचारधारा में सहानुभूति प्राप्त करके नक्सलवाद घुसा था, वो अब के समय में वो एक अपनी जगह बचाए रखने के लिए, अपने तंत्र को बचाए रखने के लिए भय का वातावरण को निर्मित करके चला रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जनता के उस विरोध की बात थी, और दरअसल यही चीज़ समझने की कोशिश कर रहे थे उस नज़रिए से, जो नक्सलवाद को जगह दिया, नक्सलवाद ने अपनी ज़मीन तैयार की और अपनी आतंक की फसल को उगाया। अब एक सवाल यहीं से फिर निकला है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बात कही है कि अगर सलवा जुडुम रुक गया होता या नहीं रोका गया होता तो नक्सलवाद रुक गया होता। सर, 2011 वाले इस आदेश के बाद चैलेंजेस बहुत आए होंगे, और ख़ास तौर से आपसे ये ज़रूर समझना चाहेंगे क्योंकि उसके बाद लगातार आपने नक्सल को छत्तीसगढ़ में रोकने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर रही। कितना प्रभावित किया उसने आपको? देखिए, जो जब नक्सलवाद से लड़ाई लड़ी जा रही थी छत्तीसगढ़ में, तो बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए गए, और सीआरपीएफ, अगर आप देखें तो सीआरपीएफ की बहुत सारी फोर्स केंद्र सरकार ने दी, बीएसएफ दिया, आईटीबीपी दिया सुरक्षा के लिए, और हमारी जो फोर्स थी, जो हम लोगों के पास साधन थे, उससे हम लोगों ने अपनी तैयारी की, ट्रेनिंग दिलाई और लड़ाई ऑपरेशनल एरिया में चली। इसके साथ साथ नागालैंड की बटालियन भी
छत्तीसगढ़ आई। और ऐसी कोई फोर्स नहीं है हिंदुस्तान की जो कि प्रोफेशनल फोर्स हो, यहाँ पर ना आई हो ऑपरेशन में। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमेशा लगता रहा कि नक्सलवादी अगर या तो हावी है या फिर 50% 60-70 ही पड़ते हैं हमेशा। उस दौरान ये एक सलवा जुलूम के नाम पर एक प्रयोग किया गया कि क्यों नहीं लोगों को जो उनके साथ हैं, जिनको कि वो ये मान रहे हैं कि जो बेस है, जिस तरह से सत्याग्रह आंदोलन था गांधी जी का, उसी तरह से एक सत्याग्रह आंदोलन है सलवा जुलूम कि भाई हम विरोध करते हैं माओवादियों, और बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। अब ये बात जो एक समय ऐसा लगा कि माओवाद को बहुत गहरी चोट पहुंची है, क्योंकि जो लोग ही थे जिनके साथ वो जुटे हुए थे, उन्हीं में से वो ट्रेनिंग देते थे, उन्हीं से उन ट्राइबल्स को वो अपने संगठन में सक्रिय करते थे। तो जब उनको ये लगा कि ये तो लोग हमसे छटक रहे हैं, दूर जा रहे हैं, बड़ा सफल आंदोलन था। मैं उसको देखा है बस्तर में कि लोग खड़े हो गए थे। लेकिन जो आदिवासी लोग थे उनके पास हथियार क्या होते हैं, तीर धनुष और छोटे मोटे जो लोकल वेपन्स हैं। माओवादियों के पास जो PLGA थी 2000 के बाद और 2001 के बाद, उनकी ताकत, और 2004 में जब बिहार के MCC और PWG एक हो गए और CPI माओइस्ट बने, उस समय उनकी स्ट्रेंथ बहुत ताकतवर थी देश में। तो 4 में अगर उस परिस्थिति को आप देखेंगे तो उनमें लड़ने की क्षमता कहीं ज़्यादा थी लोकल लोगों से। ना तो उनके विचारों की ट्रेनिंग थी और ना कुछ था। हम लोगों ने सलवा जुलूम के साथ उन लोगों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में इस्तेमाल किया कि चलो ये पुलिस की मदद करेंगे। किस लिए? रास्ता बताने के लिए, क्योंकि जंगल के इलाके को जो लोकल आदमी वो ज़्यादा बेहतर जानता था या माओवादी जानते थे, सुरक्षा बलों के लिए कठिन था। इन सब चीज़ों की मदद में वो सलवा जुलूम के लोग जो कि SPO के रूप में आए, उस पर लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका लगाई और उस समय ऐसा निर्देश हुआ सरकार को कि SPO जो है इनको डिसबैंड किया जाए और सलवा जुलूम, वो एक तरह से सलवा जुलूम के लोग ही SPO में थे, तो वो उनको रोका जाए। तो ये एक समस्या आई कि हाँ, इस प्रकार का जो फैसला हुआ। बाद में हम इसको भी इस नज़रिए से भी देखें अगर, तो वो फैसले ने हमें नुकसान पहुंचाया, नक्सलवाद के ऑपरेशंस को रोक लगाई और एक सेटबैक, टेम्परेरी सेटबैक उसको कह सकते हैं। लेकिन बाद में हम लोगों ने उन्हीं लोगों को और जो सरेंडर्ड नक्सल हैं उनको लेकर के DRG का गठन छत्तीसगढ़ स्टेट में हुआ। DRG एक फोर्स बना। सुप्रीम कोर्ट का भी मानना था, जो मेन कंटेंशन उस समय याचिका में था वो ये था कि इन लोगों को कोई ट्रेनिंग नहीं है, गरीब लोग हैं, हथियार लेके घूम रहे हैं और ये किसी भी तरफ किसी को भी मार देते हैं, इनको कानूनन ताकत दी गई है, जो भी वो चीज़ थी। लेकिन वो माओवाद के समर्थन में मैं इसको इस तरह कहता हूँ कि ये फैसला जो था वो एक तरह से जो हमारा ऑपरेशनल एक्टिविटी थी या जो हमारी नक्सलवाद से लड़ने की रणनीति, उसको रोक लगाने में एक सेटबैक के रूप में उसने काम किया। बाद में उसी DRG ने नक्सलवाद के दांत खट्टे कर दिए। 2-1 साल का जो समय मानते हैं 11, 12, 13 में, और 13 में इसीलिए झीरम घाटी हुआ, वो ताकत को उनकी बढ़ाने वाला और हम लोग की ताकत को कम करने वाला प्रतीत हुआ उस वक्त। इस पे एक राजनीति शुरू हो गई है सर। चलिए राजनीति से इसको अलग रखते हैं, चूँकि फोर्स का काम और राजनीति की बात कहने वालों को थोड़ा सा अलग रखते हैं। अब जहाँ पर हम खड़े हैं बहुत कुछ अचीव हो चुका है ऐसा माना जा रहा है, लेकिन बुनियादी ज़रूरतें, अगर आपकी फोर्स को जाना है तो सड़क नहीं है, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो इलाज की व्यवस्था नहीं। हाल ही में आपने एक ASP भी खोया है। ये व्यवस्था सर क्या लगता है आपको कि अभी कितना समय लग जाएगा? देखिए, मैं इसमें विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि ये वाकई में सच है कि जब तक उन इलाकों का विकास नहीं होगा, क्योंकि जो माओवाद की विचारधारा जन्म ली है और जिस तरह से उसने वहाँ अपना डेवलपमेंट किया है, उसका मेन रीज़न ही अंडर डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अशिक्षा, अस्पताल ना होना, सुविधाएं ना होना, मूलभूत सुविधाओं की कमी होना और मेन स्ट्रीम से कटा होना ही उसका मुख्य कारण रहा है। और इसीलिए चूंकि उनकी बातों को जब कोई पहुंच ही नहीं है प्रशासन की, तो फिर निश्चित रूप से एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा। तो जब तक वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, ये आंदोलन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो उनको जन्माते रहेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 2014 के बाद से
भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई, जिसको एक जिलों को चिन्हित किया गया। करीब 145 जिले थे जहाँ पर माओवाद था, अभी और कम हो गए। उनके लिए अलग से प्लान बने, इनको महत्वाकांक्षी जिले कहलाते हैं। पूरे देश से जो बजट जाता है वो अलग है, इनके लिए अलग से सेपरेट भारत सरकार ने बहुत मेहनत की है। मैं कहता हूँ राज्य सरकारों ने तो करी है, लेकिन राज्य सरकार के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उनके पास साधन कम होते हैं। लेकिन भारत सरकार ने इसमें बहुत ज़्यादा माओवाद में पिछले 10-12 साल में मेहनत की है, और सड़कें, पुल पुलिया, स्कूल, अस्पताल बनाए जा रहे हैं। नीति की समस्या नहीं है, पॉलिटिकल विल की भी समस्या नहीं है, दोनों ही हैं। एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी रह जाती है, जो कि लोकल लेवल के हमारे और आपके जैसे जो अधिकारी कर्मचारी जो फील्ड में हैं, उनकी द्वारा जो कमी या फिर उनको जो थोड़ा डर, उसमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन काफ़ी मात्रा में जिस तरह से नक्सलवादियों ने सड़कों को, स्कूल को, टेलीफोन के खंभों को, बिजली के तारों को नुकसान पहुंचाया था, अभी बहुत चीज़ें रिस्टोर हो गई हैं। हम दिल्ली में रहकर या रायपुर में रहकर या बड़े शहरों में एसी कमरों में रहकर वो चीज़ को महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि मैंने लगभग कोई ऐसा इलाका नहीं है बस्तर का जहाँ मैं नहीं गया हूँ खुद, और मैंने उसको देखा नहीं, बहुत फ़र्क पड़ गया। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, पामेड़ एक जगह हुआ करती थी, अभी भी है, मध्य प्रदेश के समय से ही। पामेड़ काफ़ी बड़ा नक्सलियों का गढ़ था, और पामेड़ आखिरी में थाना है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कोने में। वहाँ तक जाने के लिए बीजापुर जगदलपुर इलाके से, दंतेवाड़ा इलाके से नदी चिंतावागू रिवर को पार करने के अलावा कोई चारा नहीं। तो जब नदी भरी रहती थी, जाने का रास्ता नहीं हुआ करता था, कभी नाव मिल गई, नहीं तो तैर के गए। वो इतना कट ऑफ इलाका था, वहाँ लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से वहाँ बिजली कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ दी। हम लोग जब नक्सल ऑपरेशन 16 में मैं चला रहे थे, तो हमको लगा कि पामेड़ तो बिल्कुल ही कट जाता है, और जब कोई बीमार सिपाही होता है तो उसके लिए हमको हेलीकॉप्टर भेजना पड़ता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन ये फैक्ट है कि हेलीकॉप्टर में हमको अपने 30-40 आदमियों को वहाँ भेजना पड़ता था। वो वहाँ पर ड्यूटी करते थे, उनका राशन 3 महीने का साथ में जाता था। जब उनका 3 महीने का ड्यूटी खत्म होता था, उनको फिर से हेलीकॉप्टर लाता था, दूसरों को छोड़ता था, लाता था, और चारों ओर नक्सलियों को वहाँ जनता है, पॉपुलेशन है, कस्बा है, लेकिन पुलिस का और सुरक्षा बलों का जो पुलिस है वही प्रशासन है उस जगह। और उनकी ये स्थिति थी, तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको 2016 और 17 की बात। हम लोगों को लगा इसमें कुछ करना पड़ेगा, और ये नहीं, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। तो हम लोगों ने, मैं खुद गया तेलंगाना, और हमारे साथ कलेक्टर बीजापुर गए, एसपी बीजापुर गए, सीआरपीएफ के डीजी गए, हम लोग सब मिल करके वहाँ हम पहुँचे। हम लोगों ने वहाँ पर जाके देखा कि हमारा पामेड़ जो है तेलंगाना की सीमा से सिर्फ 9 किलोमीटर, और इधर से हमको जाने में बहुत टाइम लगता है, तो उनसे क्यों ना जोड़ दिया जाए। तो कलेक्टर ने पैसे सैंक्शन किए, तेलंगाना के ठेकेदार ढूंढे, और वहाँ से एक रोड बनाई गई जो कि भद्राचलम को जोड़ रही थी। उधर तक पूरा डेवलपमेंट था, हमको सिर्फ 9 किलोमीटर अपने यहाँ लाना था, तो भद्राचलम तक हमारा रास्ता क्लियर हो गया। तो बीमार पड़ने की स्थिति में या किसी भी आदमी को कोई मदद के लिए भद्राचलम, और उसके पहले भी कई स्थान थे वहाँ पर जो कि अच्छे डेवलप हुए हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट से, जो पहले छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट साहब थे, वो उस समय तेलंगाना गवर्नमेंट थे, हमने उनको रिक्वेस्ट किया, भारत सरकार ने उनसे रिक्वेस्ट की, और तेलंगाना से बिजली आई। अभी भी पामेड़ इलाके में तेलंगाना से लाइन खींची गई, और तेलंगाना से वहाँ प्रकाशित हो रहा है। उस पामेड़ इलाके में हम लोगों ने ये सब करने के बाद हम गए पामेड़, तो हमने पाया कि एसपी अपनी कार से पामेड़ गया, इधर से भी ब्रिज बनाने का काम शुरू हो गया। पामेड़ के इलाके में कम से कम 200 ऑटो लोगों ने खरीद लिए थे, छोटी मोटी दुकानें खुल गई थी, वहाँ टीवी, फ्रिज और ये सब मिलने लगे थे। उस पामेड़ की इकनॉमी बदल गई। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। पामेड़ जो कि नक्सलों का गढ़ था, वो एक विकास की तरफ बढ़ चला। सिर्फ 9 किलोमीटर सड़क बन जाने से, सिर्फ सड़क बन जाने से वहाँ पर स्कूल भी खुल गया, वहाँ थाना, तो हमने जो नहीं बन पा रहा थाना भी बन गया। इसी तरह से किस्टाराम है, कई इलाके हैं, कई ऐसे पथरीले इलाके थे जहाँ सड़क ही नहीं थी, पहाड़ काट काट करके। यहाँ पे मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के इस पिछले 10-1 साल के अगर हम देखें, या पूरे 20-25 साल के उदाहरण देखें,
ये सड़कें बनाने में हमारे बहुत लोग शहीद हुए हैं, सीआरपीएफ के, छत्तीसगढ़ पुलिस के, देश के अन्य सुरक्षा बलों के कई लोग, कई ठेकेदार, कई इंजीनियर्स मारे गए और 25 साल में बहुत से लोगों ने शहादत दी है इसको विकास की तरफ ले जाने के लिए। तो उनको भी ज़रूर नहीं भूलना चाहिए। आज हम जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जा पा रहे हैं, बस्तर के अंदर जा पा रहे हैं, ये संभव नहीं था। नारायणपुर में जाना संभव नहीं था, बीजापुर में जाना संभव नहीं था। मुझे याद है आंध्र प्रदेश के ठेकेदारों से हम लोगों ने PWD रोड बनाई, जगदलपुर से लेकर हैदराबाद तक गाड़ियाँ जाने लग गई, जो कि नहीं था। नेशनल हाईवे जो जगदलपुर सुकमा से कोंटा जाता है वो पूरा टूटा हुआ था, सब पे माओवाद का कब्जा था। अब आप देखिए कि जहाँ जहाँ पर सड़कें बन गई, स्कूल बन गए, उन लोगों से बात करिए। मुझे याद है हिंदुस्तान टाइम्स के जर्नलिस्ट हैं, बहुत सालों तक 20 साल तक बस नहीं चली और जब जगदलपुर से दोरनापाल से और एक बस चली जगरगुंडा तक तो वो उसमें बैठ करके खुद गए और उन्होंने वो एक स्टोरी की जो दिल्ली में छपी कि दोरनापाल से जगरगुंडा तक मैंने बस में ट्रैवल किया, कम से कम 20 साल बाद इस इलाके में लोगों ने बस देखी। कैसे कठिनाई से वो लोग जी रहे थे, कभी बैलगाड़ी से तो कभी किसी माध्यम से। वो उस इलाके में विकास का काम जैसे जैसे आतंक, दोनों पर्याय एकदम पैराडॉक्सिकल है। जहाँ जहाँ पर विकास हो गया है, जहाँ लाइट आ गई है, जहाँ पर सड़क बन गई, जहाँ स्कूल बन गए। हमें याद है मैं नक्सल डीजी बना तो जनवरी 2016 में मैं पोलमपल्ली गया था सबसे पहले जी। और पोलमपल्ली को ये माना जाता था कि हेलीकॉप्टर वाला भी जाने के लिए तैयार नहीं था, दोरनापाल से उसका सड़क कटा हुआ था। मैंने कहा नहीं हम जाएंगे, ज़बरदस्ती हम लोग गए। 3 साल बाद 2019 में छत्तीसगढ़ के पूरे दर्जन भर मंत्री, मुख्यमंत्री श्री बघेल जी के साथ उसी पोलमपल्ली में करीब 2 घंटे का कार्यक्रम हुआ। स्कूल का उद्घाटन हुआ, अस्पताल का उद्घाटन, क्योंकि सड़क तब तक दोरनापाल से पोलमपल्ली तक बना दी गई। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे विकास हुआ वहाँ पर चीज़ें बढ़ गई और यही एक ज़रूरत है। सुरक्षा बलों तो केवल जो हम लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ये भय के वातावरण को दूर करने के लिए है, आतंक के रास्ते को मजबूती देने के लिए है। लेकिन असली काम तो जिला प्रशासन और विकास की जो एजेंसीज हैं उनका है और उनको जैसे जैसे वो बढ़ेगा। और कलेक्टर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया, मैंने देखा वहाँ ट्राइबल एरिया में पिछले कुछ सालों में उन्होंने भी जी जान लगाई है, उनके आदमी भी जुटे हुए हैं। तो जो 20-30 साल पहले का जो भ्रष्टाचारी शासन था, जिस प्रकार से कोई था ही नहीं, सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन था, जैसे जैसे वो ख़त्म होता जाएगा तो जो गृह मंत्री जी कह रहे हैं अमित शाह जी की ये 26 तक ख़त्म होगा, वो सिर्फ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की बात नहीं करते हैं, वो साथ साथ उनको भी देख रहे हैं कि डेवलपमेंट कितना होगा, कितना टेलीफोन लाइन लग गया, कितना खंबा लग गया, कितना बिजली है, कितनी सड़क है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि समीक्षा पूरी चीज़ों की होती है, ऑपरेशंस के साथ साथ जब गृह मंत्री स्तर पर भारत सरकार समीक्षा करती है या हम लोग करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि हमारे ऑपरेशंस कितने हुए एक चीज़, लेकिन कितने किलोमीटर सड़क बनी, कितने थाने बन गए, कितने स्कूल खुल गए, कितने अस्पताल, वहाँ उपस्थिति क्या है, हॉस्पिटल में डॉक्टर कितने हैं, ये सारी चीज़ों को समग्र रूप से देखा जा रहा है और उसीलिए वो नक्सलवाद को समाप्त होने की बात कही जा रही है। निश्चित तौर पर ये सुरक्षा बल नक्सल के उस बल को रोकेंगे जिससे विकास रुकता है। विकास के बल पर लोगों को स्वावलंबन बनाना या वैसे लोगों को आत्मबल देना जो बस्तर के रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी पीड़ा है सर, एक बड़ी आबादी पलायन कर गई है। लगभग 400 गांव के लोग आज भी कई जगहों पर, रिफ्यूजी तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने ही भारत में, अपने ही बगल के राज्यों में वैसी स्थिति में है जहां एक पूरे नागरिक होने का हक उन्हें नहीं मिल पा रहा है। वो लौटना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें वो विश्वास नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इस दिशा में कहाँ कमी रह गई है या कहाँ काम करने की ज़रूरत है? इस दिशा में वाकई में काम करने की ज़रूरत है। और जो कलेक्टर्स हैं उन जिलों के, उन गाँवों की जिनकी बात आप कर रहे हैं, ये बेसिकली सुकमा के और कुछ बीजापुर के इलाके के लोग हैं जो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में वर्तमान में मजदूरी करने के लिए और अपनी ज़मीन छोड़ करके वहाँ जाके बस गए हैं। तो वो वापस लौटना चाहते हैं और उसके लिए उनको क्या होता है कि गांव से छोड़ के सामों चले गए तो गांव वाले भी अपनी जगह बना लेते हैं
तो एक वैक्यूम की स्थिति सामाजिक रूप से भी उसमें काम करना पड़ेगा और प्रशासनिक रूप से तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए तो मुझे लगता है कि कलेक्टर्स को ये बात मालूम है, सरकार भी उस दिशा में गतिशील है कि वापस अपने लोगों को लाया जाए। मुझे लगता है कि कुछ महीनों में ये जिस तरह से आंदोलन नक्सलवाद का समाप्त हो रहा है तो वो लोग भी आकर के बस जाएंगे। ये भी एक प्रायोरिटी और सबको ये जानकारी में है। कुछ अर्थव्यवस्था को समझने वाले लोगों का कहना है सर, अगर कोई 100 रुपये बाहर कमा रहा है और वैसी संरचना उन्हें गांव में मिलेगी नहीं तो लौटेंगे नहीं, और जो गांव में है वो भी गांव छोड़ करके जाएंगे, क्योंकि अभी तक न जाने के पीछे भी एक डर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जिस विकास की बात हो रही है, देखिए हम केवल नक्सल एरिया की बात ना करें तो हम पूरे देश के समग्र में अपने भारत में देखें तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न प्रदेशों के लोग, हम अगर उसको वर्ल्ड इकोनॉमी की दृष्टि से देखते हैं, यूरोप की देखते हैं, तो जो हमारे प्रदेश हैं यूपी और बिहार, वहाँ जैसे तो दर्जन भर कंट्री निकल जाएंगे यूरोप के, वो छोटे होते हैं क्षेत्रफल में, आबादियाँ कम हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े प्रदेश हैं। तो अपने देश में काम करने के लिए तो पहले से ही भारत में लोग, यूपी का आदमी तमिलनाडु चला जाता है, बिहार का आदमी चला जाता है, तमिलनाडु का, इस प्रकार का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड माइग्रेशन है वो तो संभव ही है। हम लोग भी कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ पढ़ के और कहाँ पर नौकरी करते रहे, ये इसमें गलत नहीं है, क्योंकि आपका मूल जड़ें तो आपके मूल निवास पर हैं। और यदि कोई इकोनॉमिक्स के लिए दृष्टि से वहाँ जाना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर गांव का सोचिए, एक गांव का आदमी, बस्तर का, सुकमा का कोई आदमी जो कि घर में जिसके कुछ नहीं है, मजदूरी करते हैं, यदि वो पढ़ लिख करके उसकी नौकरी बॉम्बे में लग जाती है और वो 1 लाख रुपए कमाने लगता है, तो निश्चित रूप से 10-20 हज़ार रुपये अपने गांव में, अपने घर बनाने में, अपनी ज़मीन को संरक्षित करने में खर्च करेगा। लेकिन जो डर के गया सर, जो डर के गया वो डर जब खत्म होगा अपने आप वापस आ जाएगा। और आप ये भी तो देखिए कि कुछ ही गाँव के लोग गए, बाकी सारे, और उन गाँव में से भी कुछ ही लोग गए, सारे लोग नहीं गए। तो धीरे धीरे मैं जानता हूँ बहुत से विस्थापित जो इस प्रकार के हैं वो वापस आ गए हैं। और ये पॉइंट सही है कि जिसको ज़्यादा पैसा जहाँ मिलेगा वो वहाँ काम करता है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, मैं समझता हूँ करना भी चाहिए। प्रोग्रेस का यही सिद्धांत है। नहीं तो हमारे देश के बच्चे अमेरिका क्यों चले जाते, उनको यहीं पे नौकरी करते रहना था, लेकिन उन्होंने अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखी तो वो गए। लेकिन ये बात सही है कि जो भय से जाते हैं उनका भय समाप्त करने के लिए सरकार को जो भी प्रयत्न करना चाहिए ज़रूर करे, और उनको अगर वो वास्तव में आके रहना चाहते हैं और यहीं पे खेती करना चाहते हैं, अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, तो उनको साधन भी मुहैया ज़रूर कराए जाने चाहिए। और मुझे लगता है इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं। सर जरा भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं बस्तर की। जो बस्तर की भौगोलिक स्थिति है और जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, आपको लगता है कि उसको पूर्ण सुरक्षा दे दी जाएगी? देखिए ये बात बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। सुरक्षा जो एक चीज़ है वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी कभी भी नंबर से नहीं हो सकती। ये आप मान लीजिए किसी की सुरक्षा में, अगर किसी वीआईपी की सुरक्षा में 50 आदमी रहते हैं और जैसे आप देखते हैं मोटरकेड में जा रहा है, वो भी कम है। अगर कोई आतंकी हमला करना चाहेगा तो वो भी कम है, संख्या को कभी भी। लेकिन सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है, लॉ एंड ऑर्डर का जो फीलिंग है कि नहीं अब डर खत्म हो गया। आखिर क्यों है कि बस्तर में लोग डर रहे हैं और रायपुर में नहीं डर रहे? दूसरे कारणों से भले डरे कि कोई रात में जाएगा तो कोई पकड़ लेगा, कोई चोरी कर लेगा, लेकिन नक्सलवाद से नहीं डरता। इसका मतलब ये है कि जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो संख्या से नहीं है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी वातावरण से निर्मित होती है। जब लोग निर्भीकता से रहेंगे, जीवन यापन करेंगे, और जो बात आपने शुरू में भी कही थी कि सिक्योरिटी कैंप्स हटेंगे तो देखना पड़ेगा उस वक्त क्या बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे जिस सिक्योरिटी कैंप्स, जब हमारे यहाँ से माओवाद समाप्त हो जाएगा और उनकी जो बची खुची जड़ें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, तो सिक्योरिटी कैंप्स की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है। आखिरकार इसके उदाहरण है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, वहाँ से ख़त्म ही हुआ है। आज झारखंड में जिस प्रकार की स्थिति थी आज से 10-1 साल पहले नक्सलियों की, वो नहीं है, ख़त्म तो हुआ है। सर 15 अगस्त के दिन एक व्यक्ति अगर झंडा फहराता है तो उसे जन अदालत लगा के मार दिया जाता है। पिछले 1 हफ्ते में कई शिक्षक के लिए जो काम करते हैं उनको जन अदालत लगा करके मार देते हैं। तो जिस सिक्योरिटी की बात आप कह रहे हैं वो विश्वास बस्तर के लोगों में पनप नहीं पा रहा है, ऐसा बस्तर के भी कई लोगों का कहना है। दिनों से हम ये देख रहे हैं कि रिटेलिएटरी टैक्टिक्स के रूप में ऐसे लोगों को मारने की प्रथा उन्होंने फिर से चालू की है।
बीच में ये बंद थी। देखिए जो माओवाद है उसको आप अगर देखेंगे कि 2014 में 13 में उन्होंने इस तरह का आतंक था कि झीरम घाटी में पूरी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया। 14-15 में यह हाल था कि कोई जगदलपुर जाना नहीं चाहता था। 2016 में जब मैं नक्सल डीजी बना तो मुझे खुद ही लगता था कि यहाँ तो चारों ओर लोग भय में दिक्कत है, पत्रकार भी डर रहे हैं, नेता भी डर रहे हैं, पुलिस वाले भी डर रहे हैं, सभी प्रशासनिक अधिकारी डर रहे हैं। लेकिन आज 24 में स्थिति बदल गई। आज 25 में वैसी नहीं है कि सभी लोग डर रहे हैं, लेकिन डर है वो नहीं है। बस उसका जो अमाउंट है कि 100% अगर डर था तो 20% रह गया। झंडा फहराना एक निडरता थी। तो ये झंडा एक इसके इंसिडेंट्स तो देखिए कि अगर मान लीजिए कि लखनऊ में या दिल्ली में कोई गोली मार देता है किसी को, तो दिल्ली का कानून व्यवस्था खराब है ये कहना मैं सही नहीं मानता हूँ। इसके इंसिडेंट्स हैं वो तो गलत है, जघन्य अपराध है और वाकई में निंदनीय है, और उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति है जिसने झंडा फहराया। तो नक्सलियों ने इस प्रकार की कायराना हरकतें हमेशा की हैं। वो ऐसा ही काम करते हैं कि जिससे भय का वातावरण बने आम आदमी को। अब बताइए कि ये जो आम आदमी था जिसने झंडा फहराया वो कहाँ पर नक्सलवाद को रोक रहा था? वो तो देश का झंडा फहरा रहा। इसका मतलब है कि आप माओवादी विचारधारा देश की विचारधारा से अलग है। फिर उनका ये कहना कि ये जन आंदोलन है, जनतांत्रिक तरीके से हम लोग लोकतंत्र लाना चाहें तो सही नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता, सुरक्षा बलों से आप इसलिए लड़ते हो कि आप मानते हो कि वो उनको शोषक लोगों के, लेकिन बेचारा गरीब आदमी वो क्या कर रहा था? वो झंडा फहरा रहा। तो ये जो अपराध है उनका, हम इसको जरूर ये मानेंगे कि ये घटना है आतंकी और इससे कोई भय का वातावरण निर्मित नहीं होता है। लेकिन ये बात भी सही है कि नक्सलियों की जो क्रूरता है, नशस्ता है, वो इससे जाहिर होती है। और ये लगता है कि जो वाकई में जन हितैषी का जो उनका विचारधारा था वो यही बात है जो हम भी कह रहे हैं और सब लोग महसूस करते हैं कि एक मिथ हो गया कि हम जनों के हितैषी होते तो मत करते। उसको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत उनको था तो पूछते कि तुमने क्यों लोकतंत्र झंडा अपनाया। अगर आप भारत के अंदर रह करके स्टेट के अंदर आप स्टेट के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे, लड़ाई चलाएंगे तो देशद्रोह के कहलाएंगे ही। आप अपनी विचारधारा को रख सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हैं, कहे नहीं चुनाव में लड़ करके और चुनाव लड़ के जीत लेते हैं। क्या कभी माओइस्ट ने चुनाव नहीं लड़ा है कम्युनिस्ट पार्टी ने। आपको पता है बिहार में बहुत बार उन लोगों ने झारखंड में इलेक्शन लड़ा, लेकिन उन्हें मालूम है कि जनाधार हम नहीं कर पाएंगे। भय और आतंक के वातावरण से एरिया को कब्जा करना, उस एरिया को जहाँ माइनिंग है, जहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जहाँ पर मिनरल्स हैं, जहाँ पर ट्राइबल हैं जो कि अपना मुकाबला भी उनका उस तरह नहीं कर सकते हैं, कम पढ़े लिखे, उस जगह पर आप कब्जा करके रखें। क्यों नहीं? अगर है वास्तव में आपके अंदर ये शक्ति थी कि विचारधारा में इतनी ताकत थी, तो विचारधारा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, कानपुर सब जगह होनी चाहिए। वो क्यों उसी इलाके में है? इसलिए है कि आप खुद भी वहीं पे रह रहे हैं कि जहाँ का आदमी निरीह है, जहाँ का आदमी कमज़ोर है, उस बेचारे को अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल पाया, सरकार का डेवलपमेंट नहीं मिल पाया, तो आपने भी उसको अपना बंधक बना करके, या उन्हीं को तो आपने लिया, रिक्रूट किसको किया? उसी आदमी को किया। मैं फिर कहता हूँ और मानता हूँ कि जितने गांव के लोग हैं, हमारे जो यूथ हैं, गांव वाले लड़के हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनको विकास या एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, वो पढ़ लिख के नौकरी करेंगे। कोई नहीं जाएगा बंदूक पकड़ने। बंदूक पकड़ी ही इसलिए है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बंदूक पकड़ी इसलिए वो किसी आशा के लिए नहीं है कि चलो माओ कुछ नहीं मिल रहा है इसी में चलते हैं। हो सकता है कि इसमें एक थ्रिल भी होता है उस उम्र में, बस और कुछ नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि मैं इसको बड़ा ही गंभीर घटना मानता हूँ और ये उनकी रिवाइवल की कोशिश है। जब किसी बड़े आंदोलन की जब अंतिम सांसें गिन रही हैं, होती हैं, तो उसमें इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। हो सकता है और कुछ हमले हो जाएं, क्योंकि बड़े बड़े कमांडर मारे जा रहे हैं या सरेंडर हो रहे हैं। तो अब लीडरशिप को चलाने वाले लोग नहीं बचे हैं। इसके इंसिडेंट्स हैं, कम घटनाएं हैं, लेकिन फिर भी घटनाएं हैं और ये भय को जन्म देती हैं। इनको जरूर पुलिस को चुनौती के साथ उस इलाके में जा करके सुरक्षा का वातावरण निर्मित करना चाहिए। लोगों के मन में अगर भय है तो उसको दूर करने का एक ही तरीका है कि सुरक्षा बल जाए, जिला बल जाए, सीआरपीएफ जाए, लोगों के साथ रहें, 4 दिन उसी गांव में कैंप करें जहां पर ऐसी घटना हुई, अपने आप सिक्योरिटी का फीलिंग आ जाएगी। सर, अंतिम सवाल है और आपके सुझाव की भी ज़रूरत है। जितने लंबे समय तक आपने नक्सल को देखा, नक्सल से निपटने की रणनीति बनाई, नक्सल को रोके,
31 मार्च 2026 के बाद स्टेट को आप कैसे देख रहे हैं? चुनौतियां कहां कहां आपको दिख रही हैं, या अब चुनौतियां खत्म हो गई हैं, सिर्फ विकास वाली बातें हैं? क्या आपका नजरिया है? देखिए, 31 मार्च 26 को मैं ऐसा मानता हूँ कि नक्सलवाद के बड़े कैडर अगर समाप्त हो गए और जो मिडिल उनकी लीडरशिप है वो भी सरेंडर कर गई है, खत्म हो गई, तो जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं वैसे ही वो लोग भी समाप्ति की तरफ बढ़ जाएंगे। उस समय जो चैलेंजेस होंगे स्टेट के सामने वो वाकई में, या जो मैं इसको महसूस करता हूँ कि विकास को पारदर्शी प्रशासन और तेज विकास ही उसकी एकमात्र जो नीति होनी चाहिए सरकार की, एकदम डेवलप करे। और वहाँ पर सबसे ज़रूरी है ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। लोगों को लगे कि हमारे लिए सरकार है, ये हमारी सुनी जा रही है। इस प्रकार का फ्यूडल स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट के सेक्टर में चलता है वो उस एरिया में अगर फिर से चलाया गया या जारी रखा गया तो वो वातावरण समाप्त नहीं हुआ। वहाँ पर थोड़ा उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, और हर इलाके की पुलिसिंग अलग अलग होती है। आदिवासी इलाकों में इस तरह के क्राइम भी नहीं है जैसा मैदानी इलाकों में, उनको सहानुभूत करके उनके प्यार से अपने में लाएंगे तो निश्चित रूप से यही एक चैलेंज मैं महसूस करता हूँ कि जब माओवाद हटेगा तो हमें एक एडमिनिस्ट्रेशन, ईमानदार और निष्पक्ष एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर देना पड़ेगा, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे रेवेन्यू हो, या कोई भी डिपार्टमेंट हो। ये बेहद ज़रूरी कदम है। आपने इतना समय दिया सर टीवी को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक जो छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी बेहतरीन सी कहावत है ना, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अगर पारदर्शी व्यवस्था और विकास देने वाली वो ज़रूरत जो बस्तर की है वैसे लोग वहाँ रहे तो निश्चित तौर पर बस्तर को बदलने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। ये वो नज़रिया है जिसने नक्सल को रोकने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। अब देखना है कि इस पर सरकार की कौन सी नीति कितनी जल्दी बस्तर तक पहुंचती है। शायद ये अपभ्रंशिक ही होगा, लेकिन फिर कहा जा सकता है कि हमार बस्तरिया सबले बढ़िया। नमस्कार।